और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी आपने खूब देखे होंगे, लेकिन रिश्वत की रकम चबाकर खा जाने वाले को शायद आपने पहले न देखा हो। ये हैरान करने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी में बिलहरी इलाके की है, जहां एक पटवारी को जब जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा तो पटवारी ने रिश्वत की रकम मुंह में चबाकर निगल डाली। जबलपुर लोकायुक्त के मुताबिक पटवारी ने जमीन के मामले में चंदन सिंह लोधी नाम के शख्स से 5,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। चंदन सिंह ने मामले की शिकायत लोकायुक्त जबलपुर को की थी। इसके बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बिलहरी पहुंचकर पटवारी गजेंद्र सिंह को 4,500 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोकायुक्त टीम रिश्वत की रकम उससे ले पाती इससे पहले उसने 500 के 9 नोट चबाकर निकल डाले। सबूत जरूरी था, लिहाजा लोकायुक्त की टीम ने डॉक्टर्स की मदद से काफी मशक्कत के बाद रिश्वत के नोटों को लुगदी के रूप में निकाला। तेलंगाना के आईटी मंत्री और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी राव के जन्मदिन पर वारंगल में 200 किलो टमाटर बांटे गए। बीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने ये टमाटर बांटे। उनके मुताबिक टमाटर इन दिनों महंगा है, लिहाजा केटीआर के जन्मदिन पर गरीबों के लिए बड़ी सौगात होगी। राजनाला ने प्रत्येक व्यक्ति को 2 किलो टमाटर के साथ बास्केट भी दिया। केटीआर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और मुख्यमंत्री के बेटे भी। ऐसे में उनके जन्मदिन पर टमाटर बांटकर राजनाला श्रीहरि चर्चा में आ गए हैं। एकदम नई चमचमाती लैंड रोवर डिफेंडर 130 चलाते बाबा रामदेव का ये वीडियो सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो हरिद्वार का है, जिसे एक इंस्टाग्राम पेज से एक दिन पहले ही पोस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा जिस लैंड रोवर डिफेंडर 130 को चलाते नजर आ रहे हैं, कंपनी ने उसे भारत में इसी साल फरवरी में लॉन्च किया था और डिलीवरी हाल ही में शुरू हुई है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 1 करोड़ 41 लाख रुपए के बीच है। घुटने से ऊपर पानी में चलकर नदी पार करती ये कर्मिला टोप्पो है, एक शिक्षिका जो हर रोज यूं ही स्कूल पहुंचती हैं। कर्मिला टोप्पो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के झिंगू गांव में रहती हैं। उनकी पोस्टिंग वाड्रफनगर विकासखंड में गुरमुटी गांव के धौरपुर प्राथमिक स्कूल में है। ये एक आदिवासी मोहल्ला है जो नदियों और जंगलों के बीच बसा हुआ है और यहाँ तक पहुंचने में झरिया और मोरिंदो बड़ी नदियां पड़ती हैं, जिन्हें पार करके ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। लिहाजा कर्मिला रोज ये नदियां पार करती हैं उन 10 बच्चों के लिए जो उनके स्कूल में पढ़ते हैं। कर्मिला वाड्रफनगर से स्कूटी से आती हैं और फिर नदी से लगे हुए मरना गांव में स्कूटी को खड़ा करके करीब 3 किलोमीटर तक पैदल अपने स्कूल धौरपुर पहुंचती हैं। कहती हैं बच्चों के भविष्य का सवाल है। कर्मिला टोप्पो के हौसले की तारीफ जिला के कलेक्टर रिमिजुएस एक्का ने भी की। तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस की तैयारियां चल रही हैं। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक रिसर्च में एयर पोल्यूशन को लेकर जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। प्रदूषण का हमारी सेहत पर खराब असर तो होता ही है, इससे तमाम तरह की बीमारियां होने का खतरा भी होता है। लेकिन एयर पोल्यूशन को लेकर एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि इससे इंसान की उम्र ढलती जाती है। मतलब ये कि सांस के जरिए जो जहरीली हवा शरीर के अंदर जाती है वो लोगों को बीमार ही नहीं बल्कि जल्द बूढ़ा भी कर रही है। लिहाजा इसको लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। प्रदूषण का हम पर बुरा असर पड़ता है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है, सांस की तकलीफें बढ़ती हैं, ये तो सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि प्रदूषण आपको वक्त से पहले बूढ़ा बना रहा है, समय से पहले आपकी उम्र ढल रही है? ये बात पता चली है हाल में हुए एक रिसर्च से। इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण के आयु घटाने वाले साइड इफेक्ट पर हॉर्न बजाया जाए। रिसर्च के मुताबिक हवा में प्रदूषण की वजह से लोग 10 साल पहले बूढ़े हो रहे हैं। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने का सांस की नली और फेफड़ों पर सीधा असर पड़ता है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एयर पॉल्यूशन सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इससे कई बीमारियों का खतरा रहता है। मसलन इससे दिल की बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। यही नहीं, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, आंखों में जलन, कार्डियोवैस्कुलर, क्रॉनिक जैसे रोग होने का खतरा भी रहता है।
रिसर्च के मुताबिक ताजी हवा में सांस लेने वाले मरीजों की तुलना में प्रदूषित हवा में सांस लेने वालों को ज्यादा दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। रिसर्च में पता चला है कि अस्पताल में भर्ती होने के एक हफ्ते पहले जो लोग प्रदूषण के 75% संपर्क में आए, वो प्रदूषण के 25% संपर्क में आने वालों की तुलना में 4 दिन ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे। रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि एयर पॉल्यूशन के निम्न स्तर से सेहत में सुधार होता है। वायु प्रदूषण का निम्न स्तर कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर जैसी दवा के 40 से लेकर 80% फायदे के बराबर निकला, जबकि जहरीली हवा के संपर्क में आने वाले कम उम्र के लोगों को कोविड के दौरान वैसा ही अनुभव हुआ जैसा उनसे 10 साल बड़े व्यक्ति को हुआ। यानी जहरीली हवा के संपर्क में आने वालों ने 10 साल पहले ही बूढ़े होने का एहसास किया। दरअसल वायु प्रदूषण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं तब सामने आती हैं जब हवा में सूक्ष्म PM 2.5 कण मौजूद होते हैं। सांस लेने के दौरान ये कण इंसान के शरीर में आसानी से चले जाते हैं और फेफड़ों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन का शुरुआती असर भी सांस की नली पर दिखता है, जिसका असर फेफड़ों पर पड़ता है। उसके काम करने की क्षमता घटती है। वहीं प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों और स्किन पर जलन जैसी समस्या होती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं, सिगरेट का धुआं, पराली जलाने से निकलने वाले धुआं से लेकर गाड़ियों तक से एयर पॉल्यूशन फैलता है। वायु प्रदूषण इस कदर जीवन को प्रभावित कर रहा है कि दुनिया में हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इसके चलते हर साल करीब 42 लाख लोगों की जान चली जाती है। एक रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण के चलते लोग 36% ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वहीं एक और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि एयर पॉल्यूशन के चलते कोविड-19 मरीजों की मौत का खतरा 23% बढ़ गया है। यानी वायु प्रदूषण के इन खतरों को लेकर सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही है, बुढ़ापा भी जल्द आता है। एयर पॉल्यूशन के अलावा एक और रिसर्च में भी समय से पहले बुढ़ापा आने की बात सामने आई है, लेकिन इसका कारण वातावरण के साथ ही डिप्रेशन को बताया गया है। इसलिए अच्छे वातावरण के अलावा लोगों के बीच रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अकेलापन महसूस न हो और डिप्रेशन जैसी स्थिति से बचा जा सके। साथ ही उम्र पर भी इसका असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिसर्च में वायु प्रदूषण को लेकर जो बातें सामने आई है उस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का, वो भी जान लीजिए। इसको लेकर हमने PGI चंडीगढ़ के एनवायरमेंट हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्रा खेरवाल से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अभी एक स्टडी आई है जो बेल्जियम की स्टडी है, वो दिखाती है कि जो एजिंग है वो एयर पोल्यूशन से प्रभावित होती है। लेकिन ये कोरिलेशन स्टडी है और कोजेशन जो है उस पर काम जारी है। यानी कि इस एपिजेनेटिक स्टडीज में क्या कोज हो सकता है, क्या मैकेनिज्म है, अभी इसको जो है शोध करना बाकी है। तो इसी तरह से हमें ये समझना होगा कि एयर पोल्यूशन इज ए रिस्क फैक्टर, इट्स नॉट ए पॉजिटिव एजेंट। तो जो हम कहते हैं कि कोरिलेशन है, लेकिन कोजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो एयर पोल्यूशन जो है नो डाउट अबाउट इज अ रिस्क फैक्टर टू वेरियस हेल्थ इश्यू लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, बट lot of research is required to establish the mechanism. अगर हम देखें तो ये जो स्टडीज हैं ये इमर्जिंग एविडेंस दे रहे हैं एंड दिस रेज ए कंसर्न अबाउट मीन्स हाउ रिस्की कुड बी एयर पोल्यूशन। सो एज आई सेड हमें बहुत अभी इस पर रिसर्च करने की जरूरत है और ये कोजल इफेक्ट रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश करने की जरूरत है। मणिपुर में कुछ शर्तों के साथ इंटरनेट की सेवा जो है वो बहाल कर दी गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि हिंदू पक्ष के हिसाब से ASI सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। इस मामले में आगे की सुनवाई बुधवार को सुबह 9:30 बजे से फिर शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर बुधवार शाम 5 बजे तक की ही रोक लगाई है। ऐसे में हाईकोर्ट उससे पहले इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे सकता है। मणिपुर में आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। मतलब जिन लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो जरूरत के लिहाज से इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केवल वे लोग जिनके पास स्टैटिक IP कनेक्शन है वे ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई सब्सक्राइबर किसी दूसरे कनेक्शन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद से इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
फेसबुक फ्रेंड से मिलने हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू अब फातिमा बन गई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंजू ने वहां धन परिवर्तन कर लिया है और अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी भी कर ली है। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की शादी जिला और सत्र न्यायाधीश डीआईजी मालकुंड की अदालत में कराई गई, जिसके बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया। मालकुंड डिवीजन के डीआईजी नासिर महमूद दस्ती ने अंजू और नसरुल्लाह की शादी की पुष्टि भी की। हालांकि भारतीय मीडिया से बातचीत में नसरुल्लाह ने अंजू के धन परिवर्तन और उससे शादी की बात से इनकार किया है। गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर है। नदी में आई बाढ़ से नोएडा गाजियाबाद के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। हिंडन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा गाजियाबाद में नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह जलजमाव दिख रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट साझा किया है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 को कक्षा में ऊपर उठाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसरो के मुताबिक पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग को इस ट्रैक इसरो बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच करने की तैयारी है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद में आज फिर मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रहा। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले पर जवाब की मांग कर रहा है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की हुई बैठक में इसका फैसला हुआ है। हालांकि बीजेपी विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव के धराशायी होने का दावा कर रही है। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर ऐसी बात कही है जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश का एक हिस्सा चल रहा है, बॉर्डर स्टेट है। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। मंगलवार को भी इस मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा मचा रहा। विपक्ष को मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चाहिए। सदन के बाहर प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं, पर विपक्ष को सदन के भीतर चाहिए, इसलिए हंगामा बरपा है। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां स्थगन प्रस्ताव लेकर आई, जिस पर बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा किया। लोकसभा में हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने सदस्यों से यहां तक कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। इस समय महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सदन पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा करें, सरकार की जवाब देते करें। एक अच्छे प्रयास की कोशिश करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए मंगलवार को सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक भी बुलाई। इस बैठक में सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही, लेकिन इससे भी बात बनती नजर नहीं आई। विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है, तो संसद में हंगामे के बीच बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई की याद दिलाई। इस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है, और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो भोर होती है ना, उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर ऐतराज जताया। उनका कहना था कि हम मणिपुर पर बात कर रहे हैं और पीएम मोदी इंडिया की तुलना करने में जुटे हैं। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से बयानों के वार चलने लगे।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट में नकारात्मकता का जिक्र करते हुए इंडिया पर निशाना साधने को लेकर लिखा कि राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। प्रियंका के अलावा राहुल गांधी ने भी पीएम के बयान को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मिस्टर मोदी, जब भी आपको जरूरत हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को उबारने में भी मदद करेंगे और हर महिला और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दल के नेता भी पीएम मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर जवाब की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदन में आके ये क्या बच्चों जैसी जीत पाल रखा है प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? देश का एक हिस्सा जल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, स्कूल जलाए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आके जवाब नहीं देंगे? सदन में हंगामे के चलते ही संजय सिंह को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद वो संसद परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। विपक्ष पीएम से जवाब की मांग पर अड़ा है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि हंगामे के बीच ही लोकसभा में आज जैव विविधता संशोधन बिल पर चर्चा हुई और सदन से विधेयक पारित भी हो गया, लेकिन मणिपुर को लेकर संसद में हंगामा कब थमेगा और कब कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। इसलिए तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,355 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में मामूली बढ़त देखी गई। निफ्टी 8 अंकों की बढ़त के साथ 19,680 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, टेक समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, तो मेटल, ऑटोमोबाइल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना 150 रुपए फिसलकर 60,200 रुपए पर पहुंचा, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,200 रुपए हुई। वहीं चांदी भी 300 रुपए गिरकर 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 76,700 रुपए हुई। देश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल हो चुके हैं, और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन लोगों ने पहले अपना आईटीआर फाइल किया था उनके बैंक अकाउंट में रिफंड वापस भेजना शुरू कर दिया है और करीब 80 लाख करदाताओं को रिफंड जारी किए हैं। बता दें कि 31 जुलाई तक टैक्स पेयर्स आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। अप्रैल से जून इन 3 महीनों के भीतर कंपनी को करीब 3,202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल वित्त वर्ष में कंपनी को 5,007 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, यानी कि सालाना आधार पर टाटा मोटर्स अब घाटे से मुनाफे में आ गई है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अमृतसर के न्यू गोल्डन एवेन्यू इलाके में 80 साल के बुजुर्ग पिछले 43 साल से पेड़ के नीचे चाय की दुकान चला रहे हैं। पहले चाहे स्थितियां जो रही हो, अब उनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं। उन्हें ये काम करने से रोकते हैं, लेकिन बुजुर्ग अजीत सिंह नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं और फिर इस काम में उनका मन भी लगता है। इनके चाय की दुकान की खासियत ये है कि यहाँ चाय पीने वालों के लिए पैसे की शर्त नहीं है। यह है बाबा जी का टी स्टॉल। बरगद की छांव में मिट्टी और घासफूस से बनी छोटी सी टपरी, जहां चूल्हा है, चाय बनाने के लिए केतली है, कांच के गिलास और बाकी जरूरत भर सामान। गांव की मिट्टी की महक लिए ये चाय की दुकान है अमृतसर की न्यू गोल्डन एवेन्यू में, जहां पिछले 43 सालों से बन रही है खूब सारा प्यार और आशीर्वाद वाली स्पेशल चाय। मैनू 43 साल हो गया इत्थे बैठे, 20 रुपये लैके मैं इत्थे काम शुरू किया ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 40-42 ਸਾਲ ਦੇ 43 ਸਾल हो गए मैं उन्होंने तुरे आया वहाँ।
है ना मैं कहता देना ना मैं किसी लेना, जो कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है। यही है इस चाय के अड्डे की खासियत। आपके पास पैसे ना हो तो भी आपको यहाँ चाय मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 80 साल के बुजुर्ग अजित सिंह ये काम किसी मजबूरी में कर रहे हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो आप गलत हैं। 4 बच्चों का भरा पूरा खुशहाल परिवार है इनका, लेकिन इनका मन यहीं रमता है, सो इस काम को छोड़ना नहीं चाहते। इनकी मानिए तो ये काम करके इन्हें खुशी मिलती है। भगवान भरोसे जिंदगी को जीने वाले अजित कहते हैं कि 150-200 रुपए में खर्च चल जाता है और इतना इस चाय की दुकान से मुनाफा हो जाता है, सो जिंदगी चल रही है। इस चाय की दुकान पर न कोई साइन बोर्ड, न कोई स्लोगन है, लेकिन प्यार की खुशबू और जीवन जीने का अंदाज ऐसा, सादगी ऐसी कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इनके मुरीद हो गए। उन्होंने इस टी स्टॉल को नाम दिया टेम्पल ऑफ टी सर्विस, यानी चाय सेवा का मंदिर। आनंद महिंद्रा ने अमृतसर में यहाँ आकर चाय पीने की इच्छा जाहिर भी की। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल कंपनी Xiaomi अपना नया स्मार्टफोन 1 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। मोबाइल कंपनी Xiaomi अपना नया स्मार्टफोन Redmi 12 5G 1 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। इस नए स्मार्टफोन की कीमत 9,999 रुपए से शुरू हो सकती है। इसके साथ ही ये मॉडल 4G और 5G दोनों ऑप्शन के साथ मौजूद होगा, जिसमें ग्राहकों को लंबी बैटरी बैकअप मिलेगी। इस नए स्मार्टफोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। फोन निर्माता कंपनी OnePlus अगले महीने अपना नया स्मार्टफोन Ace 2 Pro 5G लॉन्च कर सकती है। इस नए स्मार्टफोन में यूजर्स के लिए कई एडवांस्ड फीचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ स्मार्टफोन में 150 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। हालांकि कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग 26 जुलाई को अपने नए नेक्स्ट जनरेशन के फोल्ड और फ्लिप स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। इसके साथ ही कंपनी उसी दिन एक स्मार्ट वॉच और टैबलेट सीरीज भी मार्केट में पेश करेगी। सैमसंग गैलेक्सी जेज फोल्ड और फ्लिप में यूजर्स को 12 GB रैम के साथ 512 GB इंटरनल स्टोरेज तक मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन की कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा हॉलीवुड मूवी ओपेनहाइमर से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर लगातार चर्चा में है। चर्चा की वजह है कि फिल्म में भगवद गीता का जिक्र है, जिसको लेकर हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की बातें सामने आ रही हैं। हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर बनी हुई है। रिलीज होने के बाद से ये फिल्म ओपेनहाइमर दुनिया भर में तारीफें बटोर रही है और अच्छा कलेक्शन कर रही है। भारत में भी ओपेनहाइमर ने 4 दिन में 50 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। लेकिन फिल्म के एक सीन को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल इस फिल्म के एक इंटीमेट सीन में ओपेनहाइमर का लीड रोल निभाने वाले एक्टर सिलियन मोफी भगवद गीता की एक लाइन पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म के इंटीमेट सीन में गीता का जिक्र होने पर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ बता रहे हैं। विवाद बढ़ता देख केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बाबत सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने कड़े लहजे में पूछा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस सीन के साथ फिल्म को पास कैसे कर दिया। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने तुरंत प्रभाव से इस आपत्तिजनक सीन को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कोई फिल्म धार्मिक भावनाएं आहत करने की वजह से विवादों में घिरी है। अभी हाल ही में भारत में बनी बड़े बजट की फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। इन विवादों को लेकर देश के सेंसर बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठने लाजमी है। इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हाल ही में एक इंग्लिश मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। ये मूवी रिलीज होने के बाद चर्चा में है। कुछ लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पे कहीं कहीं इसकी आलोचना भी हो रही है। हम सीधा लोगों से जानेंगे उन्होंने मूवी देखी कैसी लगी। अच्छा, आप लोगों ने ओपेनहाइमर देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी, वेरी ग्रिपिंग। लेकिन सोशल मीडिया पर कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि इसमें गीता के एक श्लोक का इस्तेमाल किया गया है कुछ निजी सीन के दौरान। ऐसा कुछ देखा आपने? यस, ऐसा कुछ देखा तो था, बट इट्स नॉट दैट इंटेंस, इट्स जस्ट नॉर्मल। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ ऐसा फील हो माय गॉड गीता बोल रहे। यानी मूवी देखी जा सकती है? या ऑफ कोर्स पीपल शुड, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन कि वो एटॉमिक बॉम्बिंग के अराउंड क्या पॉलिटिक्स है, देन दे कैन सी इट। ये बताइए, इस मूवी को आपने अभी देखा, कैसी लगी? बढ़िया मूवी है, इंस्पायरिंग है, काफी कुछ सीखने को मिलता है और बताया भी गया है कि जब सक्सेस अचीव होती है तो उसके बाद में क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं।
अच्छा, लेकिन एक सीन को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सीन हटा दिया जाए। मूवी में एक सीन है जिसमें इंटीमेसी के दौरान शायद भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ा जाता है। आपने वो देखा क्योंकि आप मूवी देखकर आई हैं, क्या ऐसा कुछ आपत्तिजनक लगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ इतना है कि जैसे लोग कह रहे हैं ना बहुत बोरिंग मूवी है, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट है ना तो बोरिंग नहीं है। साइंटिफिक है, मतलब एक्चुअल मूवी है। और वैसे अगर सीन को हटा भी दिया जाएगा तो कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं मूवी पे। आपने भी ओपेनहाइमर देखी, कैसी लगी? काफी अच्छी लगी। विवाद भी खड़े हो रहे हैं मूवी को लेकर कि मूवी में एक सीन है जिसमें इंटीमेसी के दौरान भगवत गीता का श्लोक पढ़ने का दावा किया गया है। आपने अभी मूवी देखी है, आपको क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ, कोई ऐसा सीन जो खराब लगा? नहीं, एज ऑफ नाउ अभी तो कुछ ऐसा नहीं लगा। यानी मूवी देख सकते हैं ओवरऑल ठीक है। पिछले कुछ दिनों से अमरनाथ यात्रा के दौरान रुक रुक कर हुई बारिश से कई बार यात्रा को रोकना भी पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तादाद में भक्त अमरनाथ गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का जत्था लगातार अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो रहा है। बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा को लेकर यात्री बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बालटाल हो या पंथा चौक बेस कैंप, हर तरफ अमरनाथ यात्रियों का जत्था दिख रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलने को लेकर श्रद्धालु पूरे जोश में हैं। भोलेनाथ के दर्शन है, यहाँ पे दर्शन करने आए हैं सभी हम लोग, सब लोग 50 लोगों का ग्रुप है। पवित्र गुफा है ये, हमारी पवित्र गुफा को हम लोग काफी मानते हैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो इसका इधर तक आना हमारे सपना होता है कि यहाँ आके हम लोग दर्शन करें, इतना अच्छी चढ़ाई करें, ऐसे भोले बाबा के दर्शन हो जो स्वयं भू प्रगट हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ आते हैं और भोले बाबा के दर्शन। इस साल अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। महज 24 दिनों की यात्रा में 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। पिछले साल 43 दिन की यात्रा के दौरान 3,65,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, लेकिन इस साल 24 दिन में ही 3 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी भी 1 महीने से भी ज्यादा समय अमरनाथ यात्रा में बचा है। उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो एक रिकॉर्ड तादाद बनाएगी। कई सारे श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह सुबह सुबह यहाँ बालटल में हेलीपैड के बाहर कतारों में लग जाते हैं और अब की बार जिस अंदाज से अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे उसके चलते जो है देश भर के श्रद्धालुओं में अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू हुई थी। इस साल 62 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। जब 24 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा मंदिर में हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं तो जाहिर है अभी बाकी बचे 38 दिनों में ये संख्या कहीं ज्यादा होगी। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व बैडमिंटन संघ ने पुरुष डबल की ताजा रैंकिंग जारी की है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद अब भारतीय टीम वनडे की तैयारी में जुट गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की निगाहें वनडे सीरीज पर भी कब्जा करने की होंगी। बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम में वनडे के लिए बैटर सिमरोन हेटमायर और तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस की वापसी हुई है। विश्व बैडमिंटन संघ ने पुरुष डबल की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को 1 स्थान का फायदा हुआ है और ये भारतीय जोड़ी अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। सात्विक और चिराग की जोड़ी के अब 87,211 अंक हैं, जबकि नंबर 1 पर इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की जोड़ी है।
एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम का नेतृत्व डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह करेंगे, जबकि मिडफील्डर हार्दिक सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। बता दें कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 3 अगस्त से 12 अगस्त तक चेन्नई में खेला जाएगा और ये चैंपियनशिप चीन में खेले जाने वाले एशियाई गेम्स की तैयारी के तौर पर खेला जाएगा। टोक्यो में जापान ओपन सुपर 750 का मेंस सिंगल्स मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स के पहले दौर में श्रीकांत ने ताइवान के चोउ तिएन चेन को सीधे गेमों में हराया, जबकि प्रणय ने चीन के ली शिफेंग को 21-17, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।